1920 के दशक में स्वतंत्रता संघर्ष की मुख्य पार्टी कौन सी थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आश्वासन दिया था कि जैसे ही देश आजाद होगा प्रत्येक बड़े भाषाई समूह का अपना अलग प्रांत होगा। आजादी मिलने के बाद कांग्रेस ने इस आश्वासन को पूरा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, क्योंकि भारत धर्म के आधार पर बढ़ चुका था। इसलिए महात्मा गांधी की तमाम इच्छाओं और प्रयासों के बावजूद इस स्वतंत्रता में एक राष्ट्र को नहीं बल्कि दो राष्ट्र को मिल रही थी। देश विभाजन के फलस्वरूप हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भीषण दंगों में 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। ऐसे में यह चिंता स्वाभाविक थी कि क्या हमारा देश भाषा के आधार पर इस तरह के और बंटवारे झेल सकता था। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल। पीएम कौन थे? पीएम थे जवाहरलाल नेहरू, जेएल नेहरू। और उप प्रधानमंत्री कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल दोनों ही भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की नीति के विरोधी थे। विभाजन के बाद नेहरू ने कहा था कि उपद्रवकारी प्रवृत्तियां सिर उठा रही है, जिन पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्र को शक्तिशाली और एकजुट होना चाहिए। वरना जैसा कि पटेल ने कहा था कि इस समय भारत की पहली और आखिरी जरूरत है कि उसे एक राष्ट्र बनाया जाए। क्या बनाया जाए? एक राष्ट्र बनाया जाए। राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाली हर चीज आगे बढ़ानी चाहिए और उसके रास्ते में रुकावट डालने वाली हर चीज को खारिज कर दिया जाना चाहिए। हमने यही कसौटी भाषाई प्रांतों के सवाल पर भी अपनाई है और इस कसौटी के हिसाब से हमारी राय में समर्थन नहीं दिया जा सकता। नहीं दिया जा सकता, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कांग्रेस के नेता अपने वायदे से पीछे हट रहे थे। कांग्रेस के नेता अपने वायदे से पीछे हट रहे थे। जैसे अब चुनाव में क्या होता है? चुनाव में क्या होता है भाई? चुनाव में नेता लोग जो है क्या कर देते हैं? चुनाव में नेता लोग मैनिफेस्टो देते हैं ना कि हमें वोट देंगे तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये कर देंगे। तो ऐसे ही कांग्रेस ने भी किया। तो कांग्रेस अपने वायदों से पीछे हट गई, लेकिन जगह जगह असंतोष पैदा हुआ। इस बात से क्या हुआ? असंतोष पैदा हुआ। कन्नड़ भाषी, मलयालम भाषी, मराठी भाषी अपने अपने राज्यों के इंतजार में थे। सबसे गहरा असंतोष मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषाई जिलों में दिखाई देता है। क्यों? 1952 के आम चुनाव में नेहरू, 1952 में हुए आम चुनाव, 1952 1952 में आम चुनाव में नेहरू वहां चुनाव प्रचार के लिए गए तो लोगों ने उन्हें काले झंडे दिखाए। जब नेहरू वहां पर क्या गए, प्रचार के लिए वोट मांगने गए, तो लोगों ने क्या किया? लोगों ने काले झंडे दिखाए। कैसे झंडे दिखाए? काले वाले। हमें आंध्र चाहिए के नारे लगाए। नारे क्या लगाए? हमें आंध्र चाहिए। क्या चाहिए? हमें आंध्र चाहिए, ऐसे नारे लगाए। उसी साल अक्टूबर में वयोवृद्ध गांधीवादी पोट्टी श्री रामुलु, कौन हुए? श्री रामुलु। श्री रामुलु तेलुगु भाषाई के हितों की रक्षा के लिए आंध्र राज्य के गठन की मांग करते हुए भूख हड़ताल पर बैठे। इन्होंने क्या करने शुरू कर दी? इन्होंने की भूख हड़ताल। भाई विरोध करने के लिए कई चीजें अपनाई जा सकती हैं। हस्ताक्षर अभियान, पुतला फूंकना, नारे लगाना, हड़ताल करना, भूख हड़ताल करना, है ना।
तो ये हड़ताल पर बैठ गए। जैसे जैसे अनशन आगे बढ़ा, अन्ना हजारे का नाम सुना है? अन्ना हजारे का नाम किसने सुना है? देखो, अन्ना हजारे ने भी अनशन किया था ना, याद है किसी को? सुना है किसी ने? सर्च करना। तो जैसे जैसे अनशन आगे बढ़ा, बहुत सारे लोग श्री रामुलु के समर्थन में आगे आने लगे, क्योंकि ये सही थे। जगह जगह लोग हड़ताल करने लगे और जुलूस निकालने लगे। 58 दिन के अनशन के बाद, कितने दिन के अनशन के बाद? 58 दिन का इनका अनशन रहा। 58 दिन के अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952, 1952, 15 दिसंबर 1952, 1952 को पोट्टी श्री रामुलु का देहांत हो गया। क्या हो गया इनका? देहांत हो गया, इनकी मृत्यु हो गई। अब जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनके देहांत की खबर ने पूरे आंध्र को अस्त व्यस्त कर डाला। विरोध इतना व्यापक और गहरा था कि केंद्र सरकार को आखिरकार यह मांग माननी पड़ी। केंद्र सरकार को यह मांग माननी पड़ी और इस तरह 1 अक्टूबर 1953, 1 अक्टूबर 1953 को क्या हुआ? आंध्र के रूप में एक नए राज्य का गठन हुआ। किसके रूप में हुआ? आंध्र के रूप में। आंध्र के रूप में एक नए राज्य का गठन हुआ, जो बाद में क्या बन गया? जो बाद में बन गया आंध्र प्रदेश। बाद में क्या बन गया? आंध्र प्रदेश बन गया। और आंध्र प्रदेश की स्थापना के बाद अन्य भाषाई समुदाय भी अपने अपने अलग अलग राज्यों की मांग करने लगे। भाई, खरबूजे को देख के तो रंग बदलेगा नहीं। फलस्वरूप एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। क्या किया गया? एक राज्य पुनर्गठन। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया और जिसने 1956 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। इस आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट बनाई, उस रिपोर्ट को 1956 कब? 1956 को अपनी रिपोर्ट को सरकार को सौंप दी। आयोग ने सुझाव दिया, ये जो आयोग बनाया गया था, इस आयोग ने क्या सुझाव दिया कि असमिया, बंगला, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु भाषाई के अलग अलग प्रांतों का गठन करने के उद्देश्य से जिलों और प्रांतों की सीमा को पुनः तय किया जाए। क्या किया जाए? उनकी जगह सीमा जो है, सीमा को पुनः तय किया जाए। उत्तर भारत के विशाल हिंदू भाषी क्षेत्रों को बांटकर कई राज्य बना दिए गए। अब देखो, किसी राज्य की सीमा बढ़ानी हो, घटानी हो, कम करनी हो, या इधर करनी हो, इधर करनी हो, जैसे खेत की डोल काट के क्या करते हैं? अपने खेत में मिला देते हैं ना। तो ये अब कौन करता है? राज्य। भाई, राज्य का गठन करना है, राज्य की सीमा बढ़ानी है, राज्य की सीमा घटानी है, कौन करता है? सरकार। देखो, ये अधिकार किसको होता है? संसद को होता है। किसको होता है? संसद को। और संसद के कितने अंग होते हैं? संसद के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। निचला सदन कौन सा होता है? निचला सदन होता है लोकसभा। उच्च सदन राज्यसभा। ठीक है, समझ पाए? यस, नीले नीली। कई राज्य बना दिए। कब? 1 अक्टूबर 1953 को क्वेश्चन आएगा अगर कि आंध्र के रूप में नए राज्य का गठन कब हुआ, तो 1 अक्टूबर 1953। क्या लगाएंगे? 1 अक्टूबर 1953। अब नए राज्य बना दिए गए। कुछ समय बाद 1960 में बंबई प्रांत को, कब? 1960, बंबई प्रांत। कौन सा प्रांत? बंबई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी 2 अलग राज्यों में बांट दिया गया। 1966 में पंजाब का विभाजन हुआ। कब? 1966। पंजाब का विभाजन कब हुआ? पंजाब का विभाजन हुआ 1966 में। पंजाब विभाजन हुआ।
पंजाब का विभाजन कर दिया गया, हरियाणा को अलग कर राज्य के रूप में मान्यता दी गई। पंजाब में पंजाबी भाषी ज्यादातर कौन थे? सिख थे। कौन थे? सिख थे। और हरियाणा में हरियाणवी या हिंदी बोलने वालों की बहुतायत थी। हिंदी बोलने वाले थोड़े से ज्यादा थे। अब देखो, राज्यों का गठन हो गया, तो विकास की योजना कैसे बना? भाई कोई अगर विकास करना है हमें, तो विकास के लिए योजना बनानी पड़ती है। विकास के लिए क्या करना पड़ता है? विकास के लिए योजना बनानी पड़ती है। भारत और भारतीयों को गरीबी से मुक्त कराने और आधुनिक तकनीकी एवं औद्योगिक आधार निर्मित करना नए भारत का एक बड़ा लक्ष्य था। 1950 में सरकार ने आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाने और उनको लागू करने के लिए एक योजना आयोग बनाया। कब? 1950। 1950 में क्या किया? सरकार ने आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाने और उनको लागू करने के लिए क्या किया? योजना आयोग का गठन किया। किसका? योजना आयोग। योजना आयोग का गठन किया। इस बारे में ज्यादातर सहमति थी कि भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था के रास्ते पर चलेगा, जहां राज्यों और निजी क्षेत्र दोनों ही उत्पादन बढ़ाने और रोजगार पैदा करने में महत्वपूर्ण और परस्पर पूरक भूमिका अदा करेंगे। क्या करेंगे? पूरक भूमिका अदा करेंगे। किसी क्षेत्र की क्या भूमि भूमि किसी भी क्षेत्र की क्या भूमिका होगी, अर्थात कौन से उद्योग सरकार द्वारा और कौन से उद्योग बाजार द्वारा यानी निजी उद्योगपति द्वारा लगाए जाएंगे, विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों के बीच किस तरह का संतुलन बनाया जाएगा, इन सबको परिभाषित करना योजना आयोग का काम था। इन सभी को परिभाषित करना किसका काम था? योजना आयोग का काम था। 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई। कब? 1956 में, 1956 में नई दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई। इस योजना में इस्पात जैसे भारी उद्योग और विशाल बांध परियोजनाओं आदि पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया और अर्थव्यवस्था की राज्य नियंत्रण की कोशिशें अगले कुछ दशकों तक आर्थिक नीति को प्रभावित करती रही। इस पद्धति के बारे में सारे समर्थ थे। इस पद्धति के बारे में सारे समर्थक थे, तो कुछ मुखर विरोधी भी थे। अब कोई चीज अगर हम करते हैं तो उसके कुछ तो विरोधी होते हैं, कुछ समर्थन करते हैं। कुछ विरोधी होते हैं, सब तो समर्थन नहीं करते, और सब विरोध भी नहीं करते। कुछ विरोध करें या कुछ समर्थन करेंगे। कुछ लोगों को लगता था कि इस प्रणाली में खेती पर पर्याप्त जोर दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है? नहीं दिया जा रहा है। कुछ लोगों का कहना था कि प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा हो रही है। कुछ अन्य लोगों का मानना था कि आर्थिक नीतियों के कारण पर्यावरण पर पड़ रहे प्रभाव पर उचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। महात्मा गांधी की अनुयायी मीराबेन, कौन थी? महात्मा गांधी की अनुयायी कौन सी हुई? मीराबेन ने 1949 में लिखा। कब लिखा इन्होंने? 1949 में लिखा कि विज्ञान और मशीनरी के द्वारा उसे कुछ समय तक भारी फायदा हो सकता है, लेकिन आखिरकार तबाही ही मिलेगी। हमें कुदरत के संतुलन का अध्ययन करके उनके नियमों के हिसाब से अपनी जिंदगी चलानी चाहिए, तभी हम स्वस्थ और नैतिक रूप से सभ्य प्रजाति के रूप में जीवित रह पाएंगे। क्या रह पाएंगे? जीवित रह पाएंगे। राष्ट्र के 60 वर्ष के बाद देखो, जब राष्ट्र को बने हुए 60 वर्ष हो गए, 15 अगस्त 2007 को, 15 अगस्त 2007, 15 अगस्त 2007 को हमने एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी 60वीं वर्षगांठ मनाई थी। इस दौरान हमारे देश का प्रदर्शन कैसा रहा? संविधान के तय किए गए आदर्शों को हम
किस हद तक साकार कर पाए। भारत अभी भी एक है और लोकतांत्रिक राह पर चल रहा है। भारत में क्या लोकतंत्र है ना, लोगों का तंत्र है, सभी को वोट देने का अधिकार है। यह गर्व करने लायक उपलब्धि है। बहुत सारे विदेशी प्रेक्षकों का मानना है कि भारत एक रूप में ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा। उन्हें लगता था कि भारत का प्रत्येक क्षेत्र या भाषाई समूह अपने अलग राष्ट्र की मांग करेगा और उनके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। कुछ विशेषज्ञों को लगता था कि भारत सैनिक शासन के कब्जे में आ जाएगा। कुछ लोगों को यह भी लगता था कि भारत सैनिकों के शासन में कब्जे में आ जाएगा, परंतु ये सारी आशंकाओं को निर्मूल साबित होती रही। आजादी से अब तक 13 आम चुनाव हो चुके हैं। आजादी से अब तक 13 आम चुनाव हो चुके हैं और राज्य तथा स्थानीय निकायों के लिए सैकड़ों चुनाव हो चुके हैं। भाई 13 ही होंगे चुनाव, चेक कर लेना, काउंटिंग कर लेना। मुझे डाउट हो रहा है थोड़ा सा इसमें। 13 यू विल चेक, मैं भी करूंगा, मैं भी चेक करूंगा। हमारे यहाँ स्वतंत्र प्रेस है भाई, प्रेस की स्वतंत्रता है ना, स्वतंत्र प्रेस है। और एक स्वतंत्र न्यायपालिका है, न्यायपालिका भी स्वतंत्र है। न्यायपालिका जहां पर न्याय होता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सेशन कोर्ट, न्यायपालिका बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? न्यायपालिका। इसके अलावा यहाँ के लोगों को भाषाई विविधता या धार्मिक विविधता भी राष्ट्रीय एकता की राह में है, रुकावट नहीं बन पाई है। परंतु दूसरी ओर यह भी सच है कि आज भी हमारे देश में गहरे मतभेद बने हुए हैं। सार्वभौमिक गारंटियों के बावजूद अछूत समुदाय या जिन्हें अब दलित कहा जाता है, जिन्हें अब क्या कहा जाता है? दलित। पहले हरिजन कहा गया, अब उनको दलित कहा जाता है। आज भी हिंसा और भेदभाव से जूझ रहे हैं। ग्रामीण भारत के बहुत सारे भागों में अभी भी वे साझा जल स्रोत, मंदिरों, मैदानों और अन्य सार्वजनिक स्थानों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। संविधान में दिए गए धर्मनिरपेक्ष आदर्शों के बावजूद बहुत सारे राज्यों में विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच कई बार टकराव हो चुके हैं। और सबसे परेशानी की बात यह है कि इस बीच अमीर और गरीब का फासला लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत के कुछ भागों और कुछ समूहों को आर्थिक विकास से भारी फायदा हुआ। वे आलीशान घरों में रहते हैं, महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं और अपने बच्चों को महंगे निजी स्कूलों में भेजते हैं और विदेशों में छुट्टियों पर बेहिसाब पैसा उड़ाते हैं। क्यों? पैसा पैसा करती है, पैसे क्यों मरती है। दूसरी ओर बहुत सारे लोग आज भी गरीबी रेखा से नीचे हैं। शहरी झुग्गी बस्तियों या बंजर देहात में रहने वाले ऐसे बहुत सारे लोग अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज पाते। सच है, 100% सच है। देखना जाके रो दोगे। हमारा संविधान कानून की नजर में सबको बराबर मानता है। हमारा संविधान सबको बराबर मानता है, लेकिन असली जिंदगी में कुछ भारतीय औरों के मुकाबले ज्यादा बराबर है। स्वतंत्रता के समय तय की गई कसौटियों के हिसाब से देखें तो भारतीय गणतंत्र बहुत बड़ी सफलता का दावा नहीं कर सकता, लेकिन यह भी सच है कि वह विफल नहीं हुआ है। विफल नहीं हुआ है। पंचवर्षीय योजनाओं में नेहरू के क्या विचार थे? पंचवर्षीय योजनाओं में नेहरू के देखो क्या विचार थे। जवाहरलाल नेहरू योजना प्रक्रिया के भारी समर्थक थे। उन्होंने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम लिखे। अपने पत्रों में नियोजन के आदर्शों और उद्देश्यों की व्याख्या की। 22 दिसंबर 1952 22 दिसंबर 1952
22 दिसंबर 1952 में एक पत्र में उन्होंने लिखा था कि पंचवर्षीय योजनाओं के पीछे भारत की एकता और देश के विभिन्न जन समूहों के विराट आपसी सहयोग की अवधारणा निहित है। हमें यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि इस प्रक्रिया में सिर्फ सरकारी तंत्र का ही महत्व नहीं होता, बल्कि जनता के उत्साह और सहयोग का भी महत्व इससे भी ज्यादा है। हमारे लोगों को एक विशाल उद्यम में साझेदारी का उत्साह, उन्हें अपने अगले उद्देश्य की ओर बढ़ने सहयात्री जैसा एहसास होना चाहिए। बेशक योजना बहुत सारे अर्थशास्त्रियों, सांख्यिकी विशेषज्ञों और ऐसे ही दूसरे लोगों की गणनाओं पर आधारित हो सकती है और होगी, परंतु केवल आंकड़ों और संख्या से, हालांकि यह महत्वपूर्ण है, ये किसी योजना में जीवन पैदा नहीं करते। जीवन पैदा नहीं करते। जीवन का यह उच्छ्वास तो कहीं और से आता है। अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि ठंडे अक्षरों में लिखी योजना को एक ऐसा जीवंत गतिशील उद्यम बना दें कि वह लोगों की कल्पनाओं को साकार कर सके। एक विदेश नीति की चाह क्या थी? जिस समय भारत को आजादी मिली, जिस समय भारत को आजादी मिली, भारत को आजादी कब मिली थी बताओ? दूसरे विश्व युद्ध की तबाही को कुछ ही समय हुआ था। 1945 में गठित की गई नई अंतरराष्ट्रीय संस्था संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र का गठन कब हुआ था? संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ था 1945। 1945 में संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ। कई बार क्वेश्चन छपा है ये, कई बार। देखो दुनिया खिलाड़ियों से भरी पड़ी है। गेम खेलना नहीं, गेम पलटना सीखो। समझ गए बच्चे? जो सोवत है वो खोवत है, और जो जागत है वो पावत है। 1945 में गठित की गई अंतरराष्ट्रीय संस्था कौन सी? संयुक्त राष्ट्र। अभी अपने शैशव काल में ही थी। 1950 और 60 के दशकों में शीत युद्ध का उदय हुआ। किसका उदय हुआ? शीत युद्ध हुआ। शक्तिशाली देशों के बीच प्रतिद्वंद्विता पैदा हुई और अमेरिका व सोवियत संघ के बीच वैचारिक टकराव गहरे होते गए। फलस्वरूप दोनों देशों में अपने अपने समर्थक देशों को मिलाकर सैनिक गठबंधन बना लिया। क्या बना लिया? सैनिक गठबंधन की सरकार बना ली। यही समय था कि जब औपनिवेशिक सामाजिक ध्वस्त रहे, औपनिवेशिक साम्राज्य ध्वस्त हो रहे थे। बहुत सारे देश स्वतंत्रता प्राप्त कर रहे थे। बहुत सारे देश स्वतंत्रता प्राप्त कर रहे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू नवा स्वाधीन भारत के विदेश मंत्री भी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू नव स्वाधीन भारत के विदेश मंत्री भी थे। उन्होंने इस संदर्भ में स्वतंत्र भारत की विदेश नीति की रूपरेखा तैयार की। किसकी रूपरेखा तैयार की? विदेश नीति की रूपरेखा तैयार की। गुट निरपेक्ष आंदोलन इसी विदेश नीति का मूल आधार था। गुट निरपेक्ष आंदोलन इसी का मूल आधार था। मिस्र, युगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना का प्राचीन नाम क्या था? गोल्ड कोस्ट। क्या था? गोल्ड कोस्ट। और भारत के राजनेताओं के नेतृत्व में गुट निरपेक्ष आंदोलन में दुनिया के देशों से आह्वान किया कि वे इन दोनों मुख्य सैनिक गठबंधन में शामिल ना हो। दोनों में शामिल ना हो भाई, नहीं तो हाड़ के सुखा दिए जाओगे। हाँ, परंतु गठबंधनों से दूर रहने की इस नीति का मतलब अलग थलग या तटस्थ रहना नहीं था। अलग थलग रहने का मतलब था कि विभिन्न देश अंतरराष्ट्रीय मामलों से दूर रहे। क्या रहे? अंतरराष्ट्रीय मामलों से दूर रहे। जबकि भारत जैसे गुट निरपेक्ष देश तो अमेरिका और सोवियत संघ गठबंधन के बीच सुलह सफाई में एक अहम भूमिका अदा कर रहे थे। इन देशों ने युद्ध को टालने का प्रयास किए और अक्सर युद्ध के खिलाफ मानववादी और नैतिक
रवैया अपनाया, परंतु विभिन्न कारणों से भारत सहित बहुत सारे गुटनिरपेक्ष देशों को युद्ध का सामना करना पड़ा। 1970 के दशक में, जैसे ही 1970 के दशक में आया, तो 1970 के दशक तक 1970 बहुत सारे देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य बन चुके थे। बहुत सारे देश